आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। और आप आज एक ऐसी सच्ची घटना सुनने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी है मदन और उसके पत्नी शोभा की, जो शहर में नए नए आए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ हम किसी को जानते कैसे हैं, क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो परेशानी में कारण पूछा। शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूँगा। ये कहते हुए वो दोनों रोड पे आगे बढ़े। कदम बढ़ाए जा रहे थे कि अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वो आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको देखा नहीं, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते हैं। शोभा और मदन ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया। जी, मेरा नाम रफीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक कोई आपको मकान न मिल जाए। और वहाँ शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि ये अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो कोई बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं है। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो, चलो अच्छा हुआ इंतजाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए रफीक सोफा की तरफ देखते हुए नजरों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है। हम कहीं और रहकर चलते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन झुनझुनाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफीक की उस नज़रों को महसूस कर पा रहा था और मदन था कि रफीक के गुड़ को गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए थे। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथों के ऊपर कोई नुकीली चीज महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथों के ऊपर वो नुकीली चीज महसूस होने लगी। अब शोभा की आंख खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने के लिए मुड़ी, उसने सामने एक विशाल शरीर वाला कोई इंसान देखा। जो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रहा था। ये देखकर शोभा डर के मारे थर-थर कांपते हुए चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा है। बाथरूम की तरफ से आते हुए रफीक मदन के पास आकर बैठते हुए बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपके चीखने की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। रफीक ने कहा। शोभा इतनी डरी चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए रफीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा, शोभा तुम
कह रही थी ना, यहाँ से चलते हैं। चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और अपने गहने भी लिए आना साथ में। शोभा आधी जगी आधी सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चली दी मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैं आ जाऊं तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा। उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पर नहीं है और ना ही रफीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख बस्ती वालों के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए थे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, बस रफीक को जानते हैं और उसी के घर में रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का एक ही बुजुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है क्या? ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहां कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले जमीन निकल गई। अब वो गांव में सारे बात बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया था, कैसे रफीक से मिला था, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे। ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढने लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर भी देखा? फिर सभी अपने अपने घर की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत से आवाज लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर बैठी थी, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेहोश सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कहा है और मैं अपने सारे गहने भी लाई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से कोई भी रास्ता नहीं था, ना ही सीढ़ियां थी और ना ही कोई रास्ता। तो आखिर ये शोभा कैसे चढ़ी सीढ़ियों पर?